हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने धारा 38 तक पढ़ लिया था। हमारा अध्याय 2 चल रहा था इस नगर पालिका अधिनियम 2009 का। अध्याय 2 में बड़ा लंबा चैप्टर है। धारा 38 तक हम पढ़ चुके थे लास्ट। अब हम धारा 39 से लेकर 44 तक इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक वीडियो सिर्फ 45 और 46 पर बात करेंगे, बहुत बड़ी धाराएं हैं वो। उसके बाद एक वीडियो और आएगा और उसके बाद हमारा अध्याय 2 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले धारा 39 की बात करते हैं। तो धारा 39 में क्या है? 39 में लिखा हुआ सदस्य को कैसे हटा सकते हैं, सदस्य का हटाया जाना। पिछली बार हमने 38 में त्याग पत्र के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर सदस्य का हटाया जाना, तो सबसे पहले मैंने आधार लिखे हैं। देखो यहाँ पर आप बुक में पढ़ेंगे थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है। मैंने एज इट इज सारी चीजें नहीं लिखी है, मैंने उसको शॉर्ट में करने का प्रयास किया और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। आप सिर्फ इसी तरह से पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से पढ़ना, मेनली आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक बार समझ में आ गया उसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। एज इट इज लैंग्वेज अगर आप देखना चाहें तो बुक में देख सकते हैं, बाकी वो विशेष काम का है नहीं। आपको बस समझ में आना चाहिए कि किस धारा में क्या है। तो मेन जो धारा है, पहली तो धारा 39, तो बस सदस्य का हटाया जाना, ये ध्यान में रखना। फिर किस तरह से क्या प्रावधान है उसके बारे में, किस आधार पर हटा सकते, तो मैंने सीधा आधार लिखा है, नगर पालिका की अनुमति के बिना 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। ठीक है ना, क्लियर है? 3 से अधिक, तो यहां से जो फैक्ट याद रखना है वो ये है कि 3 से अधिक लगातार कॉन्जिक्यूटिव जो भी हमारी साधारण बैठक होती है उसमें अनुपस्थित रहता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि इस कालावधि में विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति के रूप में या फिर राजनीतिक कैदी के रूप में जेल का समय है तो वो शामिल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कई बार होता है कि जब चुनाव लड़ते हैं इस तरह के बहुत सारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं और इस तरह के अगर केसेस भी हो जाते हैं और उस दौरान अगर वो जेल में रहता है तो इस अवधि को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, पहली बात। इसके पहले अभी हमने पिछले वीडियो में धारा 37 पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था भी 1 महीने के अंदर अंदर शपथ लेना जरूरी है। अगर धारा 37 जो शपथ से जुड़ी हुई है, शपथ के उपबंधों का पालन करने में असफल, यानी 1 महीने के भीतर अगर वो शपथ नहीं लेता है तो भी उसे हटाया जा सकता है। इसी तरह से धारा 14 और 24 भी हमने पहले पढ़ी थी, वहां निर्भरता के बारे में लिखा हुआ था। और धारा 21 भी हमने पढ़ी, इस तरह वहां पर अर्हता के बारे में लिखा हुआ। अगर वो उस तरह से अर्हता हासिल नहीं करता है या फिर धारा 14 और 24 के अकॉर्डिंग वो निरर्ह हो जाता है ना, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तब भी उस सदस्य को हटाया जा सकता है। इसके अलावा सदस्य के रूप में कर्तव्य पालन की उपेक्षा करता है, ठीक है, या परिवर्जन, परिवर्जन का मतलब है अवॉइड करता है अपने जो भी इसने कर्तव्य है, या फिर कर्तव्य निर्वहन में अवचार, अवचार का मतलब होता है मिसकंडक्ट। अब मैंने यहाँ पर अवचार शब्द इसीलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में भी यहाँ पर दुर्व्यवहार के बजाय अवचार शब्द भी आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए। अवचार का मतलब दुर्व्यवहार, मिसकंडक्ट का दोषी हो, निकृष्ट आचरण करता है, जिसको हम कह सकते हैं डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट का दोषी पाया जाता है, कर्तव्य पालन में असमर्थ हो गया है। देखो यहाँ पर तो कर्तव्य पालन की उपेक्षा करता है, यहाँ पर अगर असमर्थ हो गया है कर्तव्य पालन का, किसी कारण से कर्तव्य अपना पूर्ति नहीं कर पा रहा है, चाहे इस तरह की कोई शारीरिक बीमारी हो गई है या फिर मानसिक रूप से इस तरह से विकृत हो गया है और अपना कर्तव्य पालन में असमर्थ हो गया, अथवा सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है, ये एक आधार बनता है उसको हटाए जाने का। इसके अलावा सदस्य के रूप में हटाए जाने का एक नया, ये तो पॉइंट्स है। अब आगे की बात, सदस्य के रूप में हटाए जाने का आदेश राज्य सरकार एक जांच के पश्चात जारी करेगी। इसका मतलब है ऐसे ही नहीं है कि बस उसको दोषी किसी ने कह दिया और हटा दिया, एक जांच होगी, जांच के पश्चात जारी करेगी। वो जांच या तो वो स्वयं करेगी या किसी ऐसे विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से जो राज्य स्तरीय सेवा के रैंक का नीचे का नहीं होना चाहिए, ऐसे प्राधिकारी से जिससे वो निर्देश दे, उससे करवाए, साथ ही संबंधित सदस्यों को भी अपना स्पष्टीकरण का अवसर दे। संबंधित सदस्य का मतलब है कि वो एक अधिकारी से जांच करवाएगी, जब जांच करवाएगी तो उस सदस्य को भी एक अवसर देगा कि वो अपना स्पष्टीकरण भी वहां पर दे सकता है। तो ये तो हमने आधार बता दिया। आधार यहाँ से ये सारे हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, 4 पॉइंट तो हमने आधार, जितने भी आधार थे, हालांकि बुक में आप देखेंगे बहुत सारे ज्यादा आधार थे, मैंने उनको 4 पॉइंट्स में समेटने की कोशिश की, 4 पॉइंट में समेटा। उसके बाद यहाँ पर आगे का प्रोसेस क्या होगा, ये जो हमने लिखा वो एक तरह का प्रोसेस है। भाई आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो इसके खिलाफ, उसके विरुद्ध जब इस तरह का अगर वो दोषी पाया जाता है इस आधार पर, तो एक जांच होगी। जांच एक सेवानिवृत्त अधिकारी या इस रैंक का अधिकारी कर सकता है, सदस्य को भी स्पष्टीकरण का अवसर देगा। उसके बाद क्या होगा, इस तरह की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार या तो स्वयं प्रेरणा से कर सकता है या फिर उस निमित्त नगर पालिका की रिपोर्ट प्राप्त होने अथवा राज्य सरकार की जानकारी में आए तथ्यों के आधार पर कर सकता है। ये जो जांच करवाएगी इस आधार पर कर सकती है। हालांकि जब तक राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाने का आदेश जारी नहीं कर देती तब तक वह सदस्य अपने पद पर बना रहेगा और सभी प्रकार की शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य जो भी है उसका पालन करता रहेगा। यदि जांच के आधार पर, अब जांच हो गई है, जांच के आधार पर किसी सदस्य को हटाने का प्रस्ताव जारी हो जाता है, तो इसके बाद भी अभी भी प्रक्रिया पूरी बाकी है। अभी सिर्फ एक अधिकारी के द्वारा ये जांच हुई है और उसने जांच में कहा भी ये दोषी है, ठीक है।
तो हटाने का प्रस्ताव जारी हो जाता तो राज्य सरकार ऐसे सदस्य के विरुद्ध सुस्पष्ट आरोप उपवर्णित करते हुए एक विवरण तैयार करेगी पूरा, और उसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त जिला न्यायाधीश के रैंक के किसी न्यायिक अधिकारी, ध्यान देना अब यहां से सवाल पूछा जा सकता है, जिला न्यायाधीश के रैंक के बराबर का किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच और निष्कर्षों के लिए भेज देगी। जांच के दौरान संबंधित सदस्यों को भी उपस्थित होने और सुनने का अधिकार होगा। ठीक है, जांच के वो खुद भी वहां पर उपस्थित हो सकता है और अपना पक्ष रख सकता है वहां पर, और राज्य सरकार को अपना एक निष्कर्ष भेजेगा। कौन? सदस्य की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो संबंधित सदस्य हैं वो अपना निष्कर्ष भेज सकता है एक बार, के साथ एक अभिलेख रिकॉर्ड भेजेगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार या तो पुनः जांच का आदेश देगी। अगर लगता है कि सदस्य किसी कारण से संतुष्ट नहीं है तो अपना रिकॉर्ड, अपना एक प्रति वहां पर भेजेगा, और अगर राज्य सरकार को लगता है कि इसकी बात सही तो पुनः जांच का आदेश दे सकती है, या फिर वो अंतिम आदेश पारित करेगी। जांच के दौरान न्यायिक अधिकारी को, ठीक है, अंतिम आदेश पारित कर सकती है। अब यहां पर हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, जांच के दौरान न्यायिक अधिकारी, जो हमने बात करी थी, जिला न्यायाधीश के रैंक का एक न्यायिक अधिकारी होगा, उसको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है। सिविल न्यायालय की शक्तियां का मतलब उसे किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को बुलवा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि उस न्यायालय की कोई बात नहीं मानेगा। जब सिविल कोर्ट की शक्तियां मिलती है तो किसी भी व्यक्ति को वहां पर बुलाएगा, आना पड़ता है उस व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, IAS IPS कोई भी होता है, सभी को वहां पर आना, हाजिर करना, शपथ पर उसकी परीक्षा कराना, कोई भी दस्तावेज मांगना और कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगाने की शक्ति उसके पास होती है। जांच के दौरान राज्य सरकार, देखो यहां पर जब जांच चल रही है तो जांच किसी तरीके से प्रभावित नहीं हो, तो इसके लिए सामान्यतः ये प्रोसेस अपनाया जाता है, उस सदस्य को, नगर पालिका का अगर वो सदस्य है तो उसको निलंबित कर सकती है राज्य सरकार। राज्य सरकार के ऊपर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, किया जा सकता है। राज्य सरकार का अंतिम जो आदेश है, जो अंतिम आदेश अगर उसको हटाने का राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ये जब अंतिम यहाँ पर निर्णय आ जाता है तो ये और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ये धारा 39 था, धारा 40 में देखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि पदावधि के दौरान किसी को सदस्य को हटाए जाने के बाद, अब पदावधि की समाप्ति के बाद भी ऐसा किया जा सकता है क्या? तो यहाँ पर इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ये धारा 40 में लिखा हुआ है, इस प्रकार की जो जांच है राज्य सरकार किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पदावधि के समाप्ति के पश्चात भी करा सकती है। तो पहली बात तो यही लिखी हमने कि पदावधि की समाप्ति के बाद भी ये करा सकता है। पदावधि खत्म हो गई है लेकिन उसके बाद पता चल रहा है उसने अपने कर्तव्य की सही तरीके से पूर्ति नहीं की या फिर किसी आचरण की वजह से, ऐसा जांच कराना जरूरी है। दूसरा, सदस्य रहते हुए भी मान लो कि एक तो की पदावधि समाप्त होने के बाद एक सदस्य रहते हुए जांच चालू हुई लेकिन उसी बीच उसकी पदावधि समाप्त होगी, वो उसके बाद भी चालू रखा जा सकता है। सदस्य रहते हुए चालू हुई हो तो पदावधि के बाद भी वो जांच जारी रखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उसकी पदावधि समाप्त हो गई तो अब उस पर किसी प्रकार की जांच नहीं हो सकती। अगर वो इस प्रकार का दोषी पाया जाता है तो सदस्य पदावधि समाप्त होने के बाद भी वो जांच चालू रहेगी। ठीक है, यदि पूर्व पदावधि की कोई जांच चल रही हो, अब यहाँ पर एक पॉइंट जो नोट करने का है, जो इस मेन 40 की जो धारा है उसमें जो मेन बात है वो ये बात है, यदि पूर्व पदावधि जैसे मान लो कि 2 टर्म थे, पहले वाले टर्म की जांच चल रही है और कोई सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नई अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित होता है, पिछला वाला जो नगर पालिका थी उसमें वो दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ जांच चल रही थी, वापस जब नए चुनाव होते हैं, नए चुनाव में भी वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होकर आ जाता, तब क्या होगा, तब पुनर्निर्वाचित होकर आ जाता है तो धारा 39 के उपबंध जो अभी हमने पिछली बार पढ़ा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू हो जाएंगे। यानी कि जांच तो चलेगी लेकिन जब हमने कहा कि राज्य सरकार उसे निलंबित कर सकती है या इस तरह, तो जरूरी नहीं है जब ये नया निर्वाचित होकर आएगा तो वो नए निर्वाचित वाले उस पर रूल लागू होंगे, वो पिछले वाले में निलंबित हो सकता था। अब ऐसा नहीं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर वहां पर भी निलंबित होगा। हालांकि अगर वो जांच के बाद दोषी पाया जाता है तो यहां से भी हटा देंगे और वो जो प्रतिबंध लग सकते हैं वो सारे के सारे प्रतिबंध लागू उस पर होंगे। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि जब जांच चल रही हो और उस दौरान इस नई वाली नगर पालिका में भी उसको यहाँ पर निलंबित रखें, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, अब धारा 41 की बात करते हैं। धारा 39 के अधीन अगर किसी सदस्य को हटा दे तो क्या होगा, तो अगर किसी सदस्य को इस आधार पर हटा दिया जाता है तो 6 साल के लिए उसके लिए पुनर्निर्वाचन के लिए वो पात्रता डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया जाता है। 6 साल के लिए क्यों, मैंने आपको पिछली बार बताया 6 साल करने का मतलब है उस पर 2 चुनाव पर प्रतिबंध लग गया। 6 साल का मतलब है मतलब आगामी चुनाव तो वो लड़ ही नहीं पाएगा, ये चुनाव के लिए तो हो ही गया डिस्क्वालीफाई, आगामी चुनाव भी नहीं लड़ पाए, इसके लिए कम से कम 6 साल के लिए वो पुनर्निर्वाचन के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे धारा 42 में यही बात लिखी हुई है, अगर किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर, कोई नगर पालिका का सदस्य
सदस्य हैं, लेकिन उसी दौरान वो पंचायती राज संस्था का सदस्य के लिए भी निर्वाचित हो जाता है, या फिर सांसद के तौर पर निर्वाचित हो जाता है, या फिर एमएलए के लिए तौर पर भी निर्वाचित हो जाता है, तो 14 दिन के भीतर भीतर वो नगर पालिका, अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है, पंचायती राज सदस्य भी बन गया है, मान लो कि पहले से नगर पालिका सदस्य था, पंचायती राज संस्था के चुनाव भी लड़के यहां पर मान लो कोई पद उसने ले लिया है, या फिर चुनाव में जीत गया है, ठीक है, या फिर एमएलए बन गया है, या फिर एमपी बन गया है, तो 14 दिन के भीतर भीतर या तो इन पदों से इस सदस्यता को त्याग पत्र देना पड़ेगा, और नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने इस नगर पालिका सदस्य के पद से त्याग पत्र दे दिया। तो 14 दिन का यहाँ पर टाइम पीरियड है, यानी सदस्य किसी एक यहाँ पर संस्था का ही वो रहने वाला है। क्लियर है, ये धारा 42 में लिखा हुआ है। इसके अलावा धारा 43 में क्या है, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ये कॉमन बात है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया, नगर पालिका बोर्ड होगा। तो एक तो यहाँ पर नगर पालिका बोर्ड 3 स्तर होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। नगर पालिका बोर्ड सबसे छोटे स्तर पर, फिर नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका बोर्ड में उसको अध्यक्ष बोला जाता है, इंग्लिश में उसको चेयरमैन कह सकते हैं, और इसके साथ एक उपाध्यक्ष होता है जिसको हम वाइस चेयरमैन कहेंगे। नगर परिषद में सभापति जिसको प्रेसिडेंट, और उपाध्यक्ष को वाइस प्रेसिडेंट। नगर निगम में महापौर, इंग्लिश में इसको मेयर, और उपाध्यक्ष को डेप्यूटी चेयरमैन यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी मेयर भी यहाँ पर इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट, अध्यक्ष। अब यहाँ पर देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात यहाँ पर चल रही है, ये इनका नाम हो गया। इसके बाद यहाँ पर अध्यक्ष के पद हेतु भी हमने सदस्य के लिए तो बात की थी भी, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, इनके लिए सीटें निर्धारित करनी पड़ेगी, आरक्षण होगा। अध्यक्ष के पद हेतु भी एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं हेतु आरक्षण होगा। ऐसे आरक्षण लगभग राज्य की सभी नगर पालिका में होगा, और यथासाध्य, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना प्रैक्टिकली संभव हो, क्षेत्र की नगर पालिकाएं उन क्षेत्रों में स्थित होगी, ठीक है, इन ऐसे उन क्षेत्रों में स्थित होगी जिनमें उन जातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ तुलनात्मक रूप से अधिक है। मतलब जहां एससी, एसटी, ओबीसी, वहां पर इस तरह की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो वहां पर इस तरह की यहाँ पर ज्यादा गठित की जाएगी। आरक्षण कब तक रहेगा? आरक्षण तब तक रहेगा जब तक भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 334 में, इसको 334 लिखना चाहिए, 334, 334, ठीक है, 334 होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि समाप्त नहीं हो जाए। तो 334 में आपको पता होगा कि 334 में, है ना, 334 में विधानसभाओं में और वहां पर आरक्षण का उल्लेख है, तो वहां जब तक वहां पर आरक्षण है, यहां पर भी आरक्षण मिलता रहेगा। अगर वहां पर केंद्र सरकार या संसद वहां पर आरक्षण समाप्त कर देती है, तो यहां पर भी स्वतः इसको समाप्त मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नगर पालिका द्वारा बिना कोई छुट्टी मंजूर किए 1 महीने तक अनुपस्थित रहता है, जिसमें अपने पद के कर्तव्य पालन में असमर्थ रहता है। 1 माह तक अनुपस्थित रह रहा है और उस 1 महीने में वो कोई भी अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। तो 1 महीने का ये टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है। अगर 1 महीने से अधिक, है ना, अब यहाँ से सवाल, इसको 2 महीने दिया जा सकता है, 15 दिन दिया जा सकता है, तो 1 महीने का टाइम पीरियड है। 1 महीने बिना छुट्टी मंजूर किए वो कुछ बिना बताए छुट्टी पर रह जाता है, तो वो उसके बाद उस अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहेगा। इसके अलावा नगर पालिका किसी भी अध्यक्ष को 6 महीने की से अधिक की छुट्टी मंजूर नहीं करेगी। छुट्टी की कालावधि के दौरान उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष का कार्य करेगा। उपाध्यक्ष के स्थान पर, जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष पर आ जाएगा, तो उपाध्यक्ष के स्थान पर किसी अन्य सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। यदि उपाध्यक्ष भी अवकाश पर है, तो किसी अन्य सदस्य का अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन किया जाएगा। क्लियर हो गया? 6 महीने से अधिक की छुट्टी नहीं दे सकते हैं, तो 6 महीने की, मान लो कि 6 महीने की छुट्टी सैंक्शन हो गई, तो अध्यक्ष का पद अभी नहीं है, तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष यहाँ पर निर्वाचित किया जाएगा। जब उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा, तो वहां पर किसी सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। अब मान लीजिए कि उपाध्यक्ष भी नहीं है किसी कारण, तो किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया जा सकता है। यदि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त समझा जाएगा उस समय के लिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध यदि अविश्वास संकल्प पारित हो जाए, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो तत्काल रूप से उनका पद रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, ये बात कॉमन बात है, आपको पता होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही वो पद हट जाएगा। प्रत्येक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को धारा 39 में उल्लेखित आधारों पर भी हटाया जा सकता है। अभी हमने धारा 39 के बारे में इतने सारे आधार उठाए, वो सदस्य के बारे में था। इसी तरह से जब सदस्य को हटाया जा सकता है, तो इन्हीं आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। पदावधि कितनी होगी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की? तो जितनी नगर पालिका की पदावधि रहती है पहली बैठक से 5 वर्ष, उतनी ही इनकी भी रहती है। त्याग पत्र किसको देंगे? ये तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ध्यान रखना, उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को देगा, लेकिन अध्यक्ष किसको देगा वो बात करते हैं। अध्यक्ष को एक लिखित नोटिस देकर देगा। अध्यक्ष किसको देगा ये थोड़ा सा ध्यान रखना,
अध्यक्ष उपाध्यक्ष को नहीं दे रहा है, अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी को एक लिखित नोटिस, सामान्य जो नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी है वो उसको वहां पर अपना नोटिस देकर ये त्याग पत्र दे देता है। अब मान लो इस तरह से त्याग पत्र दे दिया या फिर किसी भी कारण से आकस्मिक रिक्ति होती है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर 6 महीने के भीतर नया निर्वाचन कराना पड़ेगा। टाइम पीरियड दे रखा है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर। अब आकस्मिक रिक्ति कैसे हो सकती है, जैसे इनका किसी कारण से इनको पद से हटा दिया है, खुद इन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया है, या फिर मृत्यु हो गई, या फिर ऐसी गंभीर बीमारी हो गई कि खुद अब अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, पद को रिक्त हो जाएगा, तो 6 महीने के भीतर भीतर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का नया निर्वाचन कराना होगा। और नव निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है शेष कालावधि के लिए होगा, जो नव निर्वाचित आएंगे पूरे 5 साल के लिए नहीं होते हैं, वो शेष कालावधि के लिए होगा। हालांकि राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों में, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, अपरिहार्य यानी जिसको टाला नहीं जा सकता है, ऐसी परिस्थिति, अपरिहार्य परिस्थिति आ जाती है तो पुनर्निर्वाचन की अवधि को 3 महीने तक और बढ़ा सकती है। अभी हमने क्या कहा, 6 महीने के भीतर भीतर नया चुनाव कराना पड़ेगा, लेकिन राज्य में ऐसी परिस्थितियां है कि चुनाव कराना संभव नहीं है, तो 6 + 3 महीने और बढ़ा सकते हैं, यानी अधिकतम 9 महीने तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के नाम यथाशक्य शीघ्र, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका निधि से ऐसा मासिक भत्ता और पर सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है जो विहित की जाए। अब ये कॉमन पॉइंट है, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया है तो जो उसे सुविधाएं दी जाएगी नगर पालिका द्वारा और जो मासिक भत्ता दिया जाएगा वो मिलेगा, कॉमन सी बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर लास्ट धारा 44 देख लेते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारण। अब इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी और इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगर पालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका जो निर्वाचन हुआ है वो इस जिला न्यायाधीश को ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी याचिका, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। हालांकि जिला न्यायाधीश लेखबद्ध कारणों से, है ना, लेखबद्ध कारणों का मतलब है लेखबद्ध कारणों से ऐसी याचिका अपने अधीनस्थ न्यायाधीश को सुनवाई के लिए अंतरित कर सका। जिला न्यायाधीश अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है और उसके खिलाफ कोई याचिका दी जाती है तो किसको दी जा सकती है, जिला न्यायाधीश, उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को जाए। लेकिन जिला न्यायाधीश एक लिखित कारणों सहित, लेखबद्ध कारणों का मतलब लिखित रूप में कारण देगा कि ऐसा क्या रीजन है कि वो अपने जो भी अधीनस्थ न्यायाधीश है अपने अधीनस्थ न्यायाधीश को ट्रांसफर कर सकता है ऐसी याचिका, तो लिखित कारणों सहित तो ऐसा ट्रांसफर कर सकेगा। इसके अलावा आगे देखो, ऐसी याचिका कौन जारी कर सका है, ऐसी याचिका या तो जो पराजित उम्मीदवार है, मान लो जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना उनके अपोजिट में जो भी पराजित उम्मीदवार रहा, या फिर जिसका नामांकन रद्द हो गया हो, वो 1000 रुपए के निक्षेप यानी डिपॉजिट जमा कराएगा, पैसे जमा कराएगा, उसको ये याचिका लगाने के लिए 1000 रुपए जमा कराना पड़ेगा राज्य सरकार की ओर के साथ। ऐसी रीति से, ऐसे आधारों से और ऐसी कालावधि, 3 बातें, उसकी रीति क्या होगी यानी उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके आधार क्या होंगे और ऐसी कालावधि यानी जो भी निहित की जाए, मतलब इस अधिनियम में जो भी लिखी है के साथ प्रस्तुत करेगा। इसको डिटेल से नहीं बताया कि आधार क्या हो सकता है, कालावधि क्या हो सकता है, रीति क्या हो सकती है ना, तो नॉर्मल जो हमने पहले भी पढ़ा उसी तरह से रहता है, कोई विशेष नहीं है। तो उस आधार और ऐसी कालावधि के भीतर यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए, ठीक है, यानी कि इनके लिए और बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हो, बस इतनी सी, और अपने को भी इतनी पढ़ना है कि न्यायाधीश जांच करेगा, बस इतना से याद रखना। यदि याचिका सारहीन पाई जाती है तो न्यायाधीश निक्षेप का मतलब है जो भी 1000 रुपए हमने डिपॉजिट कराए हैं वो राज्य सरकार के पक्ष में संप्रहित का मतलब है जब्त कर ले जाएंगे, फॉरफिट 1000 रुपए। अगर याचिका ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर गलत तरीके से याचिका बस उसको नीचा दिखाने के लिए या फिर इस तरह का कुछ करने के लिए उसने याचिका जारी की, उसका कोई आधार नहीं था, वास्तव में सारहीन वो याचिका थी, तो वो जो निक्षेप है वो भी जमा हो जाएगा राज्य के पक्ष में। आपको कि सर 1000 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, 1000 रुपए से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक प्रकार का दंड है, उसके लिए चेतावनी के रूप में भी ये है, तो इस तरह से ये कर लिया जाएगा। तो ये था हमारा अब हमने धारा 39 से लेकर 44 तक का। नेक्स्ट वीडियो में मैं 45 और 46 जिसमें कर्तव्य लिख रखे हैं कि उनको क्या क्या काम उनको करने चाहिए नगर पालिका के लिए, उसके बारे में